अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं स्नेहल लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और बहुत बहुत आपको आज मैं क्या कहूँ, गुड मॉर्निंग कहूँ या फिर हाँ हैप्पी मंडे तो मैं कहूँगी, क्योंकि आज मंडे है और आपकी नई सुबह का आगाज हो चुका है। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपका पूरा हफ्ता अगला बहुत अच्छा गुजरे। और सेगमेंट्स भी आज हमारे पास अच्छे हैं, स्टोरीज भी अच्छी हैं, फिर क्रिकेट में भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, सियासत में तो आपको पता है कि वही मुज़ाकरात का डेडलॉक है, फिर आगे जाके हमारे पास और भी सेगमेंट्स होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हसनैन आपको कुछ बताएंगे। जी हाँ, ऐसे ही है गजल, जिस तरह आपने कहा हैप्पी मंडे है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये मंडे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक हो। मंडे को वैसे काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी छुट्टियों के बाद इंसान आता है ना, हमारी तरह हमें देख के अपने काम के लिए उठना होगा। अच्छा जी, 7 ऐसी बातें गजल जो हर वालिदैन को अपने बच्चों को कहनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत लाजमी है। ये अभी सुबह आते आते मैं पढ़ रहा था, एक स्टोरी थी सोशल मीडिया पे ही, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। सबसे पहले तो आपने अपने बच्चों को बताना है, नंबर 1 जो 7 बातों में से पहली बात है, पहली बात कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, या मैं तुमसे, वालिदा कहेगी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, या वालिद कहेगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इससे उनके दिल को सुकून भी पहुंचेगा और तहफ्फुज़ का एहसास भी उनको होगा। दूसरी जो चीज़ आपने बतानी है वो उनको कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, आपके बच्चे, ठीक है। आपके बच्चों को जब आप बताएंगे कि आप उनके लिए खास हैं, तो वो उनके लिए एक मुनफरिद एहसास होगा और उनकी खूबियों और सलाहियतों को सराहने के लिए ये कहना बहुत ज़रूरी है, ये उनका एतमाद भी बढ़ाएगा। तीसरी जो चीज़ आपने उनको बतानी है वो ये बतानी है कि तुम जो भी बनना चाहते हो बन जाओ। नॉर्मली वालिदैन ये कहते हैं कि नहीं आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनको थोड़ा सा आज़ादी देंगे तो इसमें बच्चों को ख्वाब देखने का खुद एतमादी पैदा हो जाएगी, खुद एतमादी पैदा होगी और उनकी हौसला अफजाई होगी और वो अपने ख्वाब पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको ये भी एहसास होगा कि उनके वालिदैन उनके साथ हैं और उनको अपने ख्वाबों पे यकीन भी हो जाएगा। उसके बाद है तुम्हारी राय मेरे लिए अहमियत का हामिल है। दूसरी सबसे बड़ी जो चौथी बात कि आपकी राय हमारे लिए अहमियत के हामिल है, ये इस वजह से कि हम बच्चों को क्या कहते हैं, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, कमरे से बाहर चले जाओ, इंपॉर्टेंट बात करनी है बड़े इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इससे उनको एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, तो इस वजह से उनको कहें कि आपकी राय इंपॉर्टेंट है, तो इससे उनको एहसास होगा कि हमारी बातों को कुछ संजीदा भी लेता है और हमें संजीदगी से चीजों को सोचना चाहिए, इन्वॉल्व किया जा रहा है। एग्जैक्टली। पांचवी बात यह है कि गलतियां करना सीखिए और गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, कोई मसला नहीं है। नॉर्मली बच्चे जब गलती करते हैं तो उसके बाद माँ बाप उनको डांटते हैं, उनका कॉन्फिडेंस शैकल होता है। ये अगर आप उनको कहेंगे कोई मसला नहीं, आपने गलती कर दी, इससे आपको ये सबक मिला है आइंदा आपने गलती नहीं करनी, तो बेसिकली ये सीखने का अमल है। जिस तरह गजल ने कहा, तो आपने बच्चों को ये भी कहना है। छठी चीज आपने कहनी है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ या करती हूँ। इससे भी बच्चों को एतमाद मिलेगा और उनको यकीन होगा कि उनके अंदर ईमानदारी और खुद पर भरोसा करने की सलाहियत पैदा ये करता है अगर आप उन पे भरोसा करते हैं। और उसके साथ साथ तुम मेरे लिए फख्र का बायस हो, ये बच्चों को कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने बच्चों को इन छोटी छोटी कामयाबियों पर सराहेंगे तो ये उनके दिल में खुशी और मेहनत का जज्बा पैदा करेगा। अच्छा, वैसे ये जो पोस्ट देख रहा था तो मैंने कहा याद शेयर कर नहीं, एग्जैक्टली ये आपने 7 चीजें जो बताई हैं, ये बताना शायद बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन होता कुछ हुआ है क्योंकि ये इस तरह की बातें हैं जो शायद हमारे दिल में, पेरेंट्स के दिल में होती है, लेकिन जबान पर नहीं लाई जाती, एक्सप्रेस नहीं की जाती। तो अगर आप ये कर देंगे तो जो एक कनेक्शन है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। कुछ मेरे पास भी इसी से रिलेटेड है, बट मेरे पास थोड़ा फनी भी है, क्योंकि आपको पता है कि जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत गंदी होती है, मतलब मैसी सी होती है और नहीं समझ आती। आपकी तो अच्छी है, मतलब हाँ ठीक है, बस बेहतर है। तो जिन लोगों की राइटिंग थोड़ी सी मैसी होती है, मतलब या अगली आप कह लें, हम कहते हैं ना अक्सर पेपर्स को देख के इतनी गंदी राइटिंग है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर ये बात जो है इसके ऊपर रिसर्च की गई है थोड़ी बहुत, और ये बात एनालाइज की गई है इस हवाले से कि बच्चे तेज होते हैं ना, जिस तरह से उनकी थॉट्स रैपिड थॉट्स होती हैं, माइंड चल रहा होता है, उस तरह से उनकी हाथ उनका साथ नहीं देते लिखने में, इस वजह से उनकी मैसी सी राइटिंग हो जाती है। लेकिन आप ये मत भूलें कि वो कितने ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं। एग्जैक्टली, और देखिए वो क्रिएटिव होंगे ही ना। आप डॉक्टर्स की पर्ची देख लें, डॉक्टर्स
पर्ची तो मेरा ख्याल है कि फार्मेसी के अलावा कोई बंदा दूसरा नहीं पढ़ पढ़ नहीं सकता, सकता, हाँ। लेकिन वो कितने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इसी तरह से आपने क्रिएटिविटी की बात की, तो जो बहुत ज्यादा गंदा लिखते हैं उसको पढ़ने की तो सलाहियत रखते हैं, तो ये भी एक क्रिएटिव काम है। एग्जैक्टली। और आपको पता है ना कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कोई भी बीमारी लेकर चले जाएं, कितना वो तेज लिख रहे होते हैं, उनका माइंड चल रहा होता है लेकिन उनके हाथ उनके उस तरह से साथ नहीं दे रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो गई, बहुत ज़्यादा समझा लिया आपको। आपको बताते हैं कि कदीम अलास्का के बाशिंदों की हैरत अंगेज इजाद की गई है उनकी जानिब से। अच्छा। हुआ कुछ यूं कि सदियों पहले अलास्का के मकामी बाशिंदों की मखसूस कबाइल ने एक शानदार इजाद की जिसे बर्फानी चश्मे या फिर स्नो गूगल्स कहा जा सकता है। और इन चश्मों को बड़ी महारत और बारीक बिनी से लकड़ी, फिर हड्डी और फिर हाथी के दांत जैसे कुदरती मवाद से तैयार किया गया। आप देखिए सब चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं। और फिर आप ये देखें कि अंगूठे के बराबर बारीक उफ़क़ी शगाफ रखने वाले ये चश्मे ना सिर्फ शदीद रोशनी को कम करते थे बल्कि देखने की सलाहियत को भी बेहतर बनाते थे। इस इजाद का सबसे जो मेन मकसद था वो ये था कि स्नो ब्लाइंडनेस, यानी कि जो बर्फ़ की चमक से होने वाली जो आपकी कीमती बनाई है उसमें कमी आ जाती है, ये उससे आपको जो है वो बचाता है। और सूरज की अल्ट्रावायलेट छाँव के बर्फ़ से मुनक्किस होने के नतीजे में पैदा होती हैं, उससे भी आपको महफूज रखती थी ये गूगल्स। और ये चश्मे ना सिर्फ एक सादा हिफाजती आला थे बल्कि मकामी लोगों की जहानत, उनकी महारत और सख्त मौसमी हालात में उनकी बका की सलाहियत का भी सबूत है। आज के तारीखी इजाद जदीद स्नो गूगल्स की बुनियाद समझी जाती है जो दुनिया भर में स्केर्स और बर्फानी इलाकों में रहने वालों के लिए नागुज़ीर हो चुकी हैं। वाह जी, ये आपने स्टोरी बड़ी अच्छी बताई, बड़ी तारीखी स्टोरी है कि आज जो स्नो गूगल्स हम यूज़ करते हैं जब हम बर्फबानी इलाकों में होते हैं, बर्फानी पहाड़ों के दरमियान होते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप बहुत ही स्क्रीन्स पे देख लेना। हाँ, आप देख भी नहीं सकते ना उस तरह से। सो इसकी इजाद सदियों पहले हुई थी अलास्का में, और उन लोगों ने जब ये इजाद की थी तो उस वक्त शायद साइंस इतनी तरक्की नहीं कर रही थी, जिस तरह आपने बताया हड्डी को, लकड़ी को, इन तमाम हाथी के दांतों को इस्तेमाल किया गया, दांतों को इस्तेमाल करके ये बनाई गई थी। लेकिन अब जदीद हो चुका है जदीद दौर हो चुका है। लेकिन आइडिया इनका वहीं से आया था। exactly. आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, इन्होंने अलास्का की बात की तो मैं उसके पड़ोस कनाडा की बात करता हूँ। अच्छा। कैनेडियन अरबपति की बेघर अफराद के लिए एक बहुत ही बेमिसाल खिदमत सामने आई। कनाडा के एक मालदार सनतकार ने अपनी दौलत को मुनफरिद और इंसान दोस्त तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक फैसला किया। उन्होंने 99 घर बनाने का फैसला किया ताकि बेघर अफराद को एक नया आगाज मिल सके। ये इकदाम न सिर्फ उन लोगों को एक छत फराम करेगा बल्कि उन्हें मुस्तकबिल के लिए रिहाइश, सुकून और एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद भी दे सकता है। ये मंसूबा फलाई सोच और समाजी जिम्मेदारी की बेहतरीन मिसाल है जो ये साबित करता है कि अगर कोई फर्द चाहे तो वो माशरे में मुस्बत तब्दीली भी ला सकता है। ये प्रोजेक्ट दूसरे मुखैर हजरात के लिए भी एक पैगाम और एक हौसला अफजा पैगाम है कि दौलत सिर्फ ज़ाती आसाइशों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ना सिर्फ कैनेडियन बल्कि पूरी दुनिया के जो मालदार लोग हैं वो इस तरह के इकदाम कर सकते हैं। और जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं गुर्बत की लकीर से नीचे, उनका गुर्बत की लकीर से एक तो छुटकारा भी हो जाएगा और उनको अपनी छत भी मिल जाएगी। ज़ाहिर है, मतलब आप देखें कि 99 घर बनाना इट्स अ ह्यूज और भी बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया गया है, अच्छा इनिशिएटिव है। और उस डिफरेंस को बेसिकली ख़त्म करना है जो अमीर और गरीब के दरमियान होता है, और उन ज़रूरतमंदों के लिए उनका मेन एम है कि उनको दिए जाएंगे घर ताकि जो सोसाइटी है उसमें भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट किया जाए। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको ले चलती हूँ जापान, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ना कुछ ऐसा कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 100 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद तारीखी हद अबूर कर गई है। मतलब लोगों की जो उम्रें हैं वो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। इसकी क्या वजह? हमारे यहाँ और तो इसमें सबसे ज़्यादा आप गेस करें कि कौन होगा? खवातीन की तादाद सबसे ज्यादा इसमें। और कितनी एक्सेप्शनल है ना खवातीन, देखे वहाँ पर माशाल्लाह। आप देखें कि जापान में 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के अफराद की तादाद पहली बार 95,000 से तजावुज़ कर गई है। और ये हैरत अंगेज़ लंबी उम्र, जापानी तर्ज ज़िंदगी, मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद आदात का सबूत है। हैरत अंगेज़ तौर पर इन बुजुर्गों में से 90% ख़वातीन हैं,
जो ये साबित करता है कि ख़वातीन की लंबी उम्र के रुझानात मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा नुमायाँ हैं। और इसके साथ साथ फ़िलहाल जापान की सबसे मुअम्मर अफराद में 116 साला खातून जबकि 110 साला जापान के मुअम्मर तरीन मर्द हैं। और ये दादोशुमार जापान को एक ऐसी कौम साबित करते हैं जो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के उसूलों पर कारबंद है। और यही उनकी हैरत अंगेज़ तवील उम्री की वजह भी है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि अभी भी एक जो एग्जाम्पल दी गई थी उसमें भी यही बताया गया कि ख़वातीन के और मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की उम्रें ज़्यादा हैं वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो आपने बात की है जापान की, ये बेसिकली उनकी ग़िज़ा की वजह से, अगर उनकी ग़िज़ाएँ देखी जाए, उनके लाइफस्टाइल देखा जाए तो वहाँ पे लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है कि वो लोग ज़्यादा जीते। हमारे यहाँ आपको पता है कि जो खाने पीने की चीज़ें उसमें कितनी ज़्यादा वैरायटीज होती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितना भी आप मार्केट में जाएंगे, जितने आपके पास पैसे अच्छे हैं आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। सो ये जापान में ये तमाम तर चीज़ें, और उनका जो लाइफस्टाइल है बड़ा एक इंटैक्ट लाइफस्टाइल होता है। लोगों ने अपनी रूटीन रखी होती है, जॉब के टाइम जॉब करते हैं, रनिंग के टाइम रनिंग करते हैं। हमारे यहाँ होता है ये कि हम 8 बजे घर से निकलते हैं, 4 बजे घर जाते हैं और उसके बाद चाय शाय पी, हम खाने के टाइम सोते हैं, सोने के टाइम जागते हैं। तो हमारा थोड़ा सा अलग सा सर्कल है ना, इसलिए बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है जी। चलिए जी आगे बढ़िए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको खबर देते हैं, फिलाडेल्फिया में मेडिकल तैयारा हादसे का शिकार हो गया है, जहां पे इमारतें नजर आतिश हो गई हैं। शुमाल मशरकी फिलाडेल्फिया में एक छोटा मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा मुतादिद इमारतों से टकराया है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। कई घर और गाड़ियां भी, उनमें भी आग लग गई। और तैयारा एक तिबी मिशन पर था, जिसका मकसद ये था कि मेडिकल का कुछ सामान था जो उसने जो है पहुंचाना था। और इसमें 4 अमले के अरकान, एक कमसिन मरीज और उसका मुहाफिज सवार थे। गवर्नर जोश चापिरो ने इस हादसे को एक खौफनाक फ़ज़ाई सानहा करार दिया और मुतासर अफराद के लिए हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी भी कराई है। जबकि रेस्क्यू टीमों की बात की जाए तो वो फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गई, जबकि मुतासर अफराद के अहले खाना और जो यानी शाहिदीन थे सदमे में मुब्तला नजर आ रहे हैं। ज़ाहिर जिस तरह से यह हादसा तबाह हुआ है, ये तैयारा तबाह हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है। फिर आपको पता है कि ये हादसा एक बार फिर फ़ज़ाई सफ़र में हिफाजती इक़दामात की अहमियत को उजागर करता है कि ख़ास तौर पर जो चीज़ें पहुँचाने वाला तैयारा था और उसमें मरीज़ भी था, बिल्कुल तो उसमें इस तरह का वाक़या पेश आना, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा माइंड पे तो ये अब रहेगा इसके असरात। वो क्या है कि ये मेडिकल तैयारा था, लेकिन यही जो है वो अजियत बनी है। और ये अमेरिका में आप देखिए कि ये दूसरा हादसा है। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इस तरह की खबरें आ रही हैं, त्यारा हादसा भी हो रहा है। और फिर जो त्यारा मेडिकल देने के लिए जाए वो जब हादसे का शिकार हो और वो इस तरह की तबाही मचाए, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा अफसोस भी होता है। नॉर्मल जो दूसरा त्यारा होता है वो तो पैसेंजर त्यारा होता है। इस त्यारे का काम ही ये था कि ये मेडिकल की जरूरियात पूरी करता है, एक जगह से लोगों को रेस्क्यू करता है, दूसरी जगह लेके जाता है, लेकिन वही त्यारा तबाही का भी बायस बना है। इसमें आप देखना पड़ेगा। आप देखें कि सिम्पसन एक बहुत ही फेमस कार्टून है अमेरिका में, तो वो इस हवाले से पहले से प्रेडिक्शन भी करते हैं कि अमेरिका में हालात खराब हो जाएंगे, तो वैसा हो भी रहा है। बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका में हालात खराब होने की पेशगोई उस कार्टून में भी थी, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्शन की थी कि 2025 में अमेरिका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सो 2025 चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं। अमेरिका के हालात को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इकोनॉमी के हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। साथ उनके जो कैनेडियन बॉर्डर लग रहा है, कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ उनके हालात अच्छे नहीं हैं। तो अब देखते हैं कि अमेरिका का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। अच्छा जी, आगे आपको बढ़ते हुए अमेरिका से फ़लस्तीन लिए चलते हैं, जहाँ पे लाजवाल मोहब्बत एक सामने आई है। और ये एक लाजवाल मोहब्बत का सबूत भी है कि 25 साल बाद एक शख्स की अपनी महबूबा से मुलाकात हुई। अच्छा, ये हम दूसरी स्टोरी शेयर करें इस तरह की, है ना? और वो 10 साल बाद थी जो आपने शेयर की थी। ये महबूबा से मुराद मेरी बीवी है, ठीक है? अच्छा। उसकी मोहब्बत जो है वो वक्त की कैद से आज़ाद है। और इसका एक शानदार सबूत फ़लस्तीन में देखने को मिला, जहाँ एक शख्स 25 साल बाद अपनी बीवी से दोबारा मिला। लेकिन सबसे जज्बाती लम्हा तब आया जब उस शख्स ने अपनी बीवी के लिए अपनी शादी की अंगूठी जो संभाल के रखी हुई थी वो 25 साल बाद एक बार फिर उसके हाथ में पहनाते हुए थोड़ा सा जज्बाती हो गया। और ये कहानी मोहब्बत, सब्र और उम्मीद की एक आला मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वक्त और फासले भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये दिल को छू लेने वाली दास्तान है, और ये साबित करती है कि असल मोहब्बत वही है जो हर हाल में कायम रहे, चाहे हालात कैसे ही हों, क्यों ना हों। और ये 25 साल कैद काटने के बाद भी आप इस तरह के मनाजिर देख रहे हैं और सीधा सीधा अपनी बेगम के पास एग्जैक्टली। और ये मैंने पहले कहा ना कि हम इस तरह की दूसरी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो स्टोरीज इस तरह की शेयर करने का मकसद भी यही है
कि फ़लस्तीन और स्पेशली फ़लस्तीन से इस तरह की खबरें शेयर करते हुए हमें भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर जिस तरह से हालात थे, जंगी कैफियत थी। अभी तो फ़िलहाल ये कि जो है सीज़ फायर हुआ, लेकिन फिर भी कुछ हम कह नहीं सकते। अमेरिका बीच में आ सकता है, फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। इजराइल और अमेरिका को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब तक इस तरह की खबरें आ रही हैं हम उनको शेयर भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे। ख़वातीन आज़ाद की थी हमारी शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।